हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, एकदम शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर। और ये पहला नंबर चैप्टर ना सचमुच में लाजवाब है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। पहला नंबर जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है बाबू? ये चैप्टर है भौगोलिक खोजें। सबसे पहली बात तो यह है कि हम आप लोगों को भौगोलिक खोजें क्या है इसके बारे में बताएं कि भौगोलिक खोज आखिर कहते किसको है, भौगोलिक खोज है क्या, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चे, हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग उड़ान बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उड़ान बैच में जरूर जुड़ जाइए। अगर अभी तक आप लोग उड़ान बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, अगर अभी तक आप लोग उड़ान बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उड़ान बैच में जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप लोग 9वीं क्लास की तैयारी सबसे बेस्ट टीचर से सबसे बढ़िया जगह पे और सबसे बेहतरीन तरीके से सीख सके। तो उम्मीद है कि आप लोग इस उड़ान बैच में जरूर जुड़ेंगे और अपनी 9वीं क्लास की तैयारी को एकदम मजबूत करेंगे। और आप लोगों का जो टाइम टेबल है 9वीं क्लास उड़ान बैच का, वो प्यारे बच्चों यही है, ठीक है ना। अभी सबसे पहला क्लास ही हमारा चल रहा है, उसके बाद अभी दिन भर पूरा क्लास ये चलना बाकी है। तो आप लोग इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। चलिए, आज हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर पढ़ाते हैं, भौगोलिक खोज, क्योंकि पहला नंबर इस चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज। अच्छा, भौगोलिक खोज मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दें कि भौगोलिक खोज क्या है। देखो बाबू, पहले के जमाने में क्या होता था आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। आपको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए जरा ध्यान से। यहां पे आप जो इस नक्शे में देख रहे हैं, यह भारत का 7 महादेश है, ठीक है ना। यहां पे प्यारे बच्चों यूरोप है, यहां पे एशिया है। चूंकि आपको पता है कि भारत जो है वो एशिया महादेश में ही पड़ता है, तो यहां पे एशिया हो गया और एशिया में ही देख लीजिए भारत है। तो यूरोप पहला। अच्छा, आप लोगों को पता है कि भारत में कितने कुल महादेश है? भारत में कुल कितने महादेश है आपको पता है बाबू? किसी बच्चे को अगर पता हो तो कमेंट करिए, हम आपका नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी से। प्रिंस भाई कह रहे हैं कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, बताओ जल्दी से जवाब बताओ, ठीक है ना। भारत में कुल कितने महादेश हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? अभी तक किसी बच्चों का नाम नहीं आया है, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे, हाँ, फैक्टिसेल भाई अपना नाम तो कम से कम सही रख लो। 7 लिखे हैं। आसिफ राजा 7 लिखे हैं। क्रिकेट एडिटर 7 लिखे हैं। विष्णु कुमार हिस्ट्री 7। अब तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। 7 होते हैं प्यारे बच्चों। दुनिया में 7 महादेश हैं। कौन कौन महादेश हैं? एक पहला यूरोप हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, इधर तीसरा एशिया हो गया। तो हो गया यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद चौथा इधर आ जाता है उत्तर अमेरिका, 5वां आ जाता है इधर दक्षिण अमेरिका, इधर 6ठा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और इधर 7वां आ जाता है अंटार्कटिका। दुनिया में यही 7 महादेश है। भारत में नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सारे देश हैं, पूरे इस विश्व में जितने भी सारे देश हैं, वो सभी यही 7 महादेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आज से बहुत समय पहले चल जाया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत समय पहले, जैसे अभी 2025 चल रहा है, आप चल जाइए 1400 ईस्वी में, आप 1400 ईस्वी में चले जाइए, ठीक है ना। तो 1400 ईस्वी के पास क्या होता था, या फिर उससे पहले क्या होता था कि जो एक देश के लोग हैं वो दूसरे देश के बारे में नहीं जानते थे। समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे यूरोप के लोग हैं, तो यूरोप के लोगों को ये नहीं पता था कि अफ्रीका भी कोई एक महादेश है जहां पर कि लोग रहते हैं, एशिया भी कोई देश है जहां पर कि लोग रहते हैं, उत्तरी अमेरिका भी कोई लोग हैं जहां पे कि कोई रहते हैं, इधर दक्षिणी अमेरिका भी कुछ है जहां पे कि लोग रहते हैं। इस तरीके से नहीं पता था कि कहीं दूसरे जगह भी लोग रहते हैं। क्यों नहीं पता था? इसका भी कारण है। मतलब एक जगह के लोगों को नहीं पता चलता था कि दूसरे जगह भी लोग रहते हैं। अब क्यों नहीं पता था इसके बारे में बताते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से।
जैसे ये यूरोप के लोग हो गए, समझ गए ना। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि इतना पूरा है प्यारे बच्चों, ये है यूरोप, इधर नीचे पूरा ये है अफ्रीका, और बाकी जो ये बीच में आप लोग खाली जगह ये सब जो देख रहे हैं, इधर सब समुद्र है, पानी ही पानी है, ठीक है ना। इधर सब समुद्र है, इधर इधर मतलब इधर जितना भी आप लोग खाली जगह देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, सब समुद्र है। यानी कि एक देश के लोग दूसरे देश में नहीं जाते थे, समझिएगा यहां पर जरा ध्यान से बाबू। एक महादेश के लोग दूसरे महादेश में नहीं जाते थे। जैसे यूरोप के लोगों को नहीं पता कि इधर अमेरिका है, क्योंकि यहां से यहां पूरा बीच में समुद्र है। अब डर से कोई समुद्र में उतरता ही नहीं था, डर से कोई समुद्र में उतरता ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है? आप लोग जल्दी से बताइए। आ गया ना? यानी कि बीच में जो समुद्र था, तो दुनिया वालों को लगता था कि अगर हम समुद्र में उतरे, ठीक है ना, मान लिया जाए कि नाव ताव बना लिया और समुद्र में उतर गए, लेकिन पहले के लोगों को लगता था ना कि दुनिया गोल नहीं है। आज हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि दुनिया पृथ्वी कैसी है, तो गोल है। आज हम लोगों को पढ़ाया जाता है ना कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पहले के जमाने के लोगों को लगता था कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया इस तरीके से चपटी है। पहले चूंकि शिक्षा का अभाव था, पहले बढ़िया से लोगों को पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं था, तो पहले लोगों को ऐसा लगता था कि दुनिया जो है ना वो चपटी है। इधर जैसे सब लोग रहते थे, इधर देखिए स्थल वाला इलाका, इधर लोग रहते थे, तो दुनिया वालों को ऐसा लगता था कि अगर हम इधर से अगर निकलेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, एकाएक यहां जाकर के गड्ढा में गिर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां आने के बाद धरती खत्म होगा और हम नीचे पाताल में समा जाएंगे। पहले के लोगों को यही लगता था कि कहीं पर अगर हम सीधे चले जाएं और पानी के अंदर हम लोग ये पानी के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तो पानी कहीं ना कहीं जाकर के तो नीचे गिरता होगा। पहले दुनिया वालों को यही लगता था कि पानी कहीं ना कहीं तो जाकर के नीचे गिरता होगा, और जहां पे पानी नीचे गिर रहा है तो हम लोग मर जाएंगे, पाताल में चले जाएंगे। यानी कि पहले के लोगों को लगता था ना कि दुनिया ये चपटी है, और अगर हम पानी में उतरेंगे तो बह करके कहीं ना कहीं हम पाताल में चले जाएंगे, डूब जाएंगे। लोगों को यही लगता था, ठीक है ना, लोगों को यही लगता था कि पाताल में चले जाएंगे, डूब जाएंगे। समझ में आ गया ना बाबू? तो यहां पर हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या कि भौगोलिक खोजें हुई। भौगोलिक खोजें कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि दुनिया वालों को लगता था कि दुनिया गोल नहीं बल्कि दुनिया चपटी है, और अगर हम यहां से जहाज लेकर के उतरेंगे तो इधर हम समुद्र में डूब जाएंगे, समुद्र में कहीं ना कहीं पाताल में चले जाएंगे। इसलिए एक देश के लोग दूसरे देश में जाते ही नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से। इसलिए एक देश के लोग, एक महादेश के लोग दूसरे महादेश को जानते भी नहीं थे। यानी यूरोप वालों को नहीं पता कि उत्तर अमेरिका भी कोई एक महादेश है, अफ्रीका भी कोई एक महादेश है, कुछ नहीं पता था। जो लोग जहां रहते थे वहीं पे अपना रहते थे, वहीं पे खाते पीते थे, वहीं पे मर जाते थे, ठीक है ना। लोगों को नहीं पता था कि कोई दूसरा जगह भी है जहां पे आदमी रहता है। जैसे आप ऐसे समझिए, अभी सब लोगों को यही ना पता है कि सिर्फ पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर कि जीवन संभव है। अभी तो सब लोगों को यही पता है, क्योंकि अभी कोई दूसरे ग्रह का खोज हुआ नहीं है जहां पर कि जीवन हो, ठीक है ना। अभी सब लोगों को यही पता है कि सिर्फ पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पे कि जीवन संभव है। लेकिन कभी ना कभी तो विज्ञान के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से यह पता चलेगा कि नहीं, कोई एक दूसरा ग्रह है जहां पे भी आदमी रह रहा है, ठीक है ना। तो जिस समय हम लोगों को पता चला तो उस समय को कहा जाएगा कि भाई भौगोलिक खोज हुआ, एक दूसरे ग्रह का भौगोलिक खोज हुआ, एक दूसरे ग्रह का खोज हुआ। लेकिन वास्तव में उस ग्रह पे आदमी तो पहले से रह रहा था। समझ में आ गया ना? यानी कि भौगोलिक खोज कहने का मतलब होता है कि दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग तो रह रहे हैं, लेकिन लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं पता। समझ में आ गया ना? भौगोलिक खोज कहने का मतलब हुआ कि एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। भौगोलिक खोज कहने का मतलब क्या हुआ? एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। पहले एक देश दूसरे देश के संपर्क में नहीं थे, लेकिन जब बाद में सब लोगों को जब जानकारी हुआ कि नहीं रे भाई दूसरा देश भी है, तब एक देश दूसरे देशों के संपर्क में आए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब समझिएगा कैसे क्या हुआ, भौगोलिक खोज करना जरूरी क्यों हुआ, लोगों को क्यों ऐसा लगा कि भाई दूसरे देशों का पता लगाया जाए। लोग तो आराम से रह रहे थे। जैसे सबसे ज्यादा शिक्षित लोग जो थे ना, और सबसे ज्यादा खोजी प्रवृत्ति के लोग जो थे, वो कहां थे? यूरोप में थे।
सबसे ज्यादा लोग यूरोप में ही थे जो कि पूरे दुनिया का पता लगाया, ठीक है ना। और चूंकि सबसे पहले यूरोप वाला ही पूरे दुनिया का पता लगाया, इसलिए यूरोप लोग ना दुनिया को गुलाम भी बनाया। जैसे जैसे अंग्रेज लोग, इंग्लैंड लोग, जो इंग्लैंड है वो कहाँ है, यूरोप में ही है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड वाला सबसे पहले पता लगाया, चूंकि यूरोप वाला सबसे पहले पता लगाया, तो इसलिए जो इंग्लैंड है वो सबको गुलाम बनाया। सबसे पहले यहीं पर एक देश है बाबू, यहाँ पे, जिसका नाम है पुर्तगाल, ठीक है ना, जिसका नाम है पुर्तगाल। वहीं के लोग सबसे पहले ना दुनिया को खोजे कि भाई इधर अमेरिका है, इधर भारत है, सब वही लोग खोजे। कैसा पूरा कहानी है आप लोग को हम पूरा बताएंगे, समझिएगा, तब जाकर के आपको पूरा मामला क्लियर होएगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखो बाबू, होता क्या था कि जो यूरोप के लोग थे, अब पूरे दुनिया को हम हटाते हैं, सिर्फ इतना पर हम मुद्दा भटकाते हैं, ठीक है ना। जो यूरोप के लोग थे, समझना जरा ध्यान से मेरे भाई, समझिएगा। इसको ना हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। अब बस आप लोग अब यहां पे देखिएगा, ठीक है। हाँ, जो यूरोप के लोग थे वो भारत के साथ व्यापार करते थे। भारत हमारा यहां पे है, ठीक है ना, एशिया महादेश में पड़ता है, तो भारत हमारा यहां पर है। समझिएगा कैसे भौगोलिक खोज हुआ, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। यूरोप, प्यारे बच्चों, क्या करता था कि भारत से व्यापार करता था। और कैसे व्यापार करता था, यहां से यूरोप यहां पे है ना, तो भारत जो है वो इस रास्ते से आता था। आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे से एक पतला रास्ता दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एक पतला रास्ता दिखाई दे रहा है जो कि भारत आता था। समझ में आ रहा है ना, समझना बाबू, यहां पे एक पतला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, जो कि भारत आता था। तो पहले यूरोप के लोग ना इसी रास्ते से होकर के भारत के साथ व्यापार करते थे। और चूंकि पहले के लोगों को ज्यादा कुछ का जरूरत होता नहीं था, बढ़िया से खाना पीना मिल जाए और बढ़िया पहनने के लिए मिल जाए। पहले के लोगों को दो चीज से मतलब था, बढ़िया खाना और बढ़िया पहनना। तो बढ़िया खाने के लिए भारत में मसाला वगैरह बड़ी बिकता था, भारत में मसाला होता था। तो मसाला जब सब्जी उब्जी में पड़ता है तो देखबे करते हैं कितना स्वादिष्ट हो जाता है। तो भारत से मसाला का व्यापार होता था यूरोप, और दूसरा भारत से कपड़ा का व्यापार होता था, क्योंकि भारत में बुनकर बहुत ज्यादा थे, जो कपड़ा बुनते थे, जो कपड़ा बनाते थे। तो यूरोप के लोग भारत से मसाला और कपड़ा का व्यापार ज्यादा करते थे, और इसी रास्ते से होकर के करते थे। समझिएगा, इसी रास्ते से होकर के करते थे। यहां से चूंकि शॉर्टकट पड़ता था, लेकिन भले यहां पे आते थे और यहां से व्यापार करते थे, ठीक है ना, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि भारत का इसके अलावा कोई और भी रास्ता जाने का है। और भारत कोई एक बड़ा सा देश है, लोग आते थे और बस यहीं से व्यापार करके लौट जाते थे। उनको नहीं पता कि ये पूरा भारत है, कितना बड़ा है, क्या है, ये सब कुछ नहीं उनको पता था। अब क्या हुआ कि इधर से लौट, ये लोग इधर से आते थे और यहीं से व्यापार करके चल जाते थे, यूरोप वाले लोग। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर एक शहर है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है जेरूसलम। क्या नाम है, जेरूसलम। समझिएगा, यहां पे एक देश है जिसका नाम है जेरूसलम, और एक देश यहां पे है जिसका नाम है कस्तुनतुनिया। समझिएगा, यहां पर एक देश है जिसका नाम है कस्तुनतुनिया। शुरुआत में ये दोनों जो देश है, कस्तुनतुनिया और जेरूसलम, हम लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को बढ़िया से क्लियर रहे। यहां पे कस्तुनतुनिया, कस्तुनतुनिया, समझिएगा। और यहां पे जो देश है जिसका नाम है जेरूसलम, जेरूसलम, क्या नाम है, जेरूसलम। इधर हो गया कस्तुनतुनिया और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया जेरूसलम। तो समझिएगा, शुरुआत में ये जो दोनों देश था उस पर यूरोप का ही अधिकार था, यूरोप वाला ही इसको अधिकार में अपना रखा था कि बढ़िया से ये दोनों देश है, इससे भी और इससे भी होकर के हम लोग जाकर के व्यापार कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जेरूसलम पर अरबों ने अधिकार कर लिया। जब अरब देश शक्तिशाली हुआ ना, तो अरब देश जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। और जब अरब देश जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, तो ये वाला रास्ता जिससे होकर के यूरोप के लोग व्यापार करते थे, इसको यहां से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, और कहा कि अगर इस रास्ता से होकर के जाना है तो भारी भरकम हमको टैक्स देना पड़ेगा,
ठीक है ना। यहां पर समझिएगा, जेरूसलम क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है ना। जेरूसलम पर किसका अधिकार हो गया, अरबों का अधिकार हो गया। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं, आपके किताब वाला ही बात हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों की किताब में जो लिखा हुआ है ना, वही किताब वाला बात हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये सब तो बता दिए कि सब लोगों को लगता था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिर करके उनका मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। और समुद्र में भटक जाने का डर होता था, इसलिए लोग समुद्र में नहीं उतरते थे कि दिग्भ्रमित होकर के समुद्र में भटक जाएंगे, ठीक है। अब समझना बाबू, यहां पे आप लोग जरा ध्यान से, हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये दो देश, पहला देश यहां पे हो गया जेरूसलम, पहला देश क्या हो गया, जेरूसलम, और दूसरा देश यहां पे क्या है बाबू, कस्तुनतुनिया। जेरूसलम पर किसका अधिकार हो गया, तो जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया। देखिए यहां पे कहीं लिखा होगा, हाँ देखिए, अरबों से पराजित हुए, यानी कि जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया। और कस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया, कस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया, तुर्की का अधिकार हो गया, ठीक है ना। यानी कि यूरोप के लोग जिस दो रास्ते से होकर के, कस्तुनतुनिया और जेरूसलम, वर्तमान में कस्तुनतुनिया का नाम क्या है पता है, वर्तमान में कस्तुनतुनिया का नाम क्या है, कोई बच्चे बता सकते हैं? इस्तांबुल, इस्तांबुल समझिएगा, वर्तमान नाम है इस्तांबुल, हम लिख देते हैं वर्तमान नाम इस्तांबुल, इस्तांबुल, वर्तमान में नाम क्या है, इस्तांबुल है, वर्तमान नाम क्या है, इस्तांबुल है, ठीक है ना। और पहले कस्तुनतुनिया के नाम से, कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। तो यूरोप के लोग जिस दो रास्ते से हो करके यहां से भारत के साथ व्यापार करते थे, ये दोनों रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया और कुस्तुनतुनिया पर तुर्की साम्राज्य का अधिकार हो गया। और अब ये दोनों रास्ता यूरोप वालों के लिए बंद हो गया था, और इन दोनों का कहना था कि अगर हमारे रास्ता का उपयोग करना है, अगर यहां से होकर के जाना है, तो भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा, और भारी भरकम टैक्स यूरोप वाले नहीं देना चाहते थे। अब यूरोप के लोग छटपटाने लगे, यूरोप के लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो रास्ता में ब्लॉक कर दिया, रास्ता में बंद कर दिया, अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, अब हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, ठीक है ना। यानी अब यूरोप वालों को लगने लगा कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू यहां तक? एक बार जल्दी से बताइए यस और नो। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से बताइए यस और नो। डबल सी, डबल सी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो जल्दी से लिखिए डबल सी। भौगोलिक खोज का जरूरत क्यों पड़ा, ये हम आपको समझा रहे हैं। यूरोप के लोग भारत के साथ व्यापार करते थे, लेकिन यहां पे ये जो जेरूसलम है उस पर अरबों का अधिकार हो गया, और इधर कस्तुनतुनिया है जिस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और ये दोनों व्यापारिक रास्ते बंद हो गए थे। इसलिए यूरोप के लोग व्यापार करने के लिए अब नया रास्ता का खोज करना चाह रहा था। यूरोप के लोगों को जल्दीबाजी था कि जल्दी से जल्दी हम नया रास्ता खोजें ताकि हम भारत के साथ व्यापार कर सके। लेकिन दुनिया के नक्शे में भारत किधर है ये लोगों को नहीं पता था। यूरोप वालों को नहीं पता कि हम किस रास्ते से होकर के जाएंगे तो हमको भारत मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले तो लोग यहां से शॉर्टकट मार देते थे, शॉर्टकट मारते थे, व्यापार करके निकल जाते थे। लेकिन अब यूरोप वालों को एक नया रास्ता ढूंढना था, और समुद्र में उतरने से डर रहे थे, क्योंकि नया रास्ता ढूंढने का एकमात्र रास्ता था यहां से होकर के आइए और यहां से इस तरीके से भारत में जाइए। अब तो यही एक रास्ता बचा था ना, अब तो यही एकमात्र रास्ता बचा था प्यारे बच्चों। अब एकमात्र रास्ता यही था कि यहां से ऐसे समुद्र के रास्ते घूमते 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 यहां तक पहुंचिए, तब भारत में आके पहुंच पाइएगा। लेकिन यूरोप के लोग अभी तक समुद्र में उतरने से डरते थे। उनको लगता था कि समुद्र में खाली पानी है, भुला जाएंगे, तब अगर कहीं पर जाकर के डूब जाएंगे, तब कहीं पे गिर जाएंगे, कहीं पे पृथ्वी खत्म होगा, जाकर के हम लोग पाताल में चले जाएंगे। इसलिए लोग समुद्र में उतरने से डरते थे। लेकिन चूंकि अब मजबूरी हो गया था, चूंकि अब क्या हो गया था, मजबूरी हो गया था, क्योंकि रास्ता इधर से बंद हो गया था, भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, तो यूरोप के लोग अब छटपटाने लगे, और यूरोप के लोगों को लगने लगा कि हमें बहुत जल्दीबाजी में कुछ ऐसा आविष्कार करना होगा जिससे कि हम समुद्र में उतर सके, और समुद्र में उतर करके भारत का पता लगा सके कि भारत आखिर है कहां, ताकि हम व्यापार अपना फिर से शुरू कर सके। तो अब यूरोप के लोग ना आविष्कार करने में लग गए।
कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपको किसी चीज का जरूरत पड़े ना तो आप उस चीज का पता लगा ही लेते हैं। अगर किसी चीज का जरूरत पड़े तो आप उस चीज को खोज लेते हैं। यहां पे पुर्तगाल एक देश है, जैसा कि हम आपको पहले बताए। अब यहां के लोग सोचे कि भाई सबसे पहले ना हम लोगों को कुछ करना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो अब जब कस्तुनतुनिया और जेरूसलम पर कब्जा हुआ तो अब यूरोप के लोग क्या करने लगे, जरा देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे यूरोप के लोग क्या करने लगे, ये मतलब यूरोप में यहाँ पे पुर्तगाली था, पुर्तगाली लोग अपना दिमाग चलाने लगे। और पुर्तगाली लोग क्या किए कि सबसे पहले नौसेना का विकास किए। अच्छा, ये नौसेना क्या होता है? नौसेना मतलब पानी में उतरने वाला जो सैनिक होता है। नौसेना मतलब पानी में उतरने वाला जो सिपाही होता है। तो यूरोप के लोग अब नौसेना का विकास किए ताकि पानी में अब हम उतर सके, क्योंकि बिना पानी में उतरले अब कोई गुंजाइश नहीं है, व्यापार का पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए यूरोप वाले लोग नौसेना का विकास करने लगे। और उसके अलावा कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। अच्छा, अब ये कंपास क्या होता है, अब आप लोग को बताते हैं कि ये कंपास क्या होता है। सुनना बाबू जरा ध्यान से, ठीक है ना। यही होता है कंपास। कंपास से क्या होता है कि दिशा बताया जाता है। दिशा कहने का मतलब ये दिशा सूचक यंत्र भी है। कंपास को हिंदी में दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। इसमें एक कांटा लगा हुआ रहता है और ये हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर रहता है। ये बताता है कि ऊपर में उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। आप कहीं पे भी चले जाइए, क्योंकि जब समुद्र में लोग उतरता है ना तो समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। इधर जिधर देख रहे हैं इधर खाली पानी पानी, इधर देख रहे हैं पानी, इधर देख रहे हैं पानी। समुद्र में अगर कभी जाइएगा, कभी मौका मिलेगा तो आपको दिशा का पता ही नहीं लगेगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरा पश्चिम किधर है। तो वहां पे दिशा ज्ञात करने का सिर्फ एक तरीका होता है कंपास, ठीक है ना। तो कंपास रहेगा तभी दिशा का पता लगेगा, नहीं तो दिग्भ्रमित हो जाइएगा। आपको जाना है उत्तर, चले जाइएगा पश्चिम, ठीक है ना। तो इसलिए अब यूरोप के लोग क्या करने लगे, कंपास का आविष्कार करने लगे। यूरोप के लोग सबसे पहले नौसेना का आविष्कार किए और फिर जाकर के कंपास का आविष्कार किए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किए, नौसेना का विकास किए और कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। अरब देश के लोगों से ही कंपास का ज्ञान सीखा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इटली, स्पेन, पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नौ निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहीं पे है सारा। इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, आपको बताया ना, पुर्तगाल हो गया, इटली, स्पेन, इंग्लैंड सब यूरोप में ही आता है। अब यहां पे नाव बनाने के लिए लोग शुरुआत कर दिए खांचा पद्धति से। इस तरीके से होता है ना कि नाव को ऐसे बनाया जाए ताकि उसमें पानी न जाए। तो खांचा पद्धति से अब पुर्तगाल जैसे देशों में नाव बनना शुरू हो गया। यानी कि यूरोप में लोग अब काम करने लगे कि किसी तरीके से समुद्र में उतरा जाए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, नाव निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक है ना। बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। बहुत बड़ा बड़ा जहाज बनाया जाने लगा यूरोप में कि अब तो भाई समुद्र में उतरेंगे, भारत का पता लगाएंगे कि भारत है किधर, उसके साथ व्यापार करनी है। दूरबीन का आविष्कार भी किया गया। दूरबीन जिसको आंख में लगा करके बहुत दूर तक देखा जाता है, ठीक है ना। चूंकि समुद्र में दूरबीन काम आता है, आंख में लगा के बहुत दूर देख लिए करे स्थल कहीं आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो सर आप लिखवा नहीं रहे, लिखवाएंगे भाई, चिंता काहे करता। आप लोग कॉन्सेप्ट समझने से ज्यादा लिखने पे आपको फोकस है जी। अल्पी कुशवाहा लिखवाना ही जरूरी है कि पहले समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। चैप्टर खत्म होगा तो पूरा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब लिखवा देंगे, काहे चिंता करते हैं। पहले बढ़िया से समझ तो लीजिए कि आखिर भौगोलिक खोज का जरूरत क्यों पड़ा, भौगोलिक खोज हुआ क्यों। यही चलते तो बच्चे कमजोर रह जाते हैं कि उन लोग लिखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई से ज्यादा उनको लिखने पे फोकस है। लिखना बता दीजिए बस, कैसे लिखाएगा, ठीक है ना। पहले देखिए, आप लोग समझने का प्रयास, कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो जो यूरोप के लोग थे वो क्या किए, अब इन सब चीजों का आविष्कार करना शुरू कर दिए। नौसेना का विकास किए, कंपास का ज्ञान अरबों से सीखे। जैसे मान लिया जाए कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया कि यूरोप के लोग कंपास का ज्ञान कहां से सीखे, अब आप लोग क्या जवाब बताइएगा। आपको यह पता रहेगा तब ना कि अरबों से सीखे, ठीक है। तो यूरोप के लोग कंपास का ज्ञान अरबों से सीखे, नौ निर्माण कला, बड़े व मजबूत जहाज बनाए गए, दूरबीन का आविष्कार किया गया। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब यूरोप के लोग एकदम तत्पर हो गए कि किसी भी तरीके से हम लोगों को क्या करना है,
समुद्र में उतरना है, ठीक है ना। अब जो पुर्तगाल के लोग थे, यानी कि यहां के एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, पुर्तगाल के ही एक व्यक्ति थे जिनका ये जहां पर बहुत हल्का जहाज बनाया गया, समझिएगा। अब पुर्तगाल में क्या हुआ, समझिएगा बाबू, पुर्तगाल में क्या हुआ, पुर्तगाल में एक नया जहाज बनाया गया, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाला जहाज बनाया जिसका नाम पड़ा कैरावल। नाम क्या था? नाम है कैरावल। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि चूंकि पुर्तगाल भी यूरोप में ही आता है, तो अब पुर्तगालियों ने क्या किया कि एक हल्का जहाज बनाया। चूंकि जितना हल्का जहाज रहेगा पानी में उतना ही स्पीड से चलेगा, जितना भारी जहाज रहेगा वो उतना धीरे धीरे चलेगा। तो पुर्तगालियों ने हल्का एक जहाज बनाया और बहुत फास्ट चलने वाला, बहुत स्पीड चलने वाला एक जहाज बनाया, और उस जहाज का नाम क्या रखा? कैरावल। उस जहाज का नाम क्या रखा? कैरावल। याद रहेगा बाबू? याद रहेगा? तो जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। पुर्तगालियों ने हल्का और तेज चलने वाला एक जहाज बनाया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैरावल। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है ना। जब क्लास खत्म हो बाद में आप लोग जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोग कॉपी में नोट करिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ सके, ठीक है ना। समझिएगा। तो पुर्तगालियों ने एक हल्का जहाज बनाया। पुर्तगाल कहां पर है बाबू? आपको अभी हम बताए हैं कि पुर्तगाल जो है वो यहां पर है। तो यहां के पुर्तगालियों ने एक हल्का जहाज बनाया ताकि हम पानी में स्पीड से चल सके, और हल्का रहेगा तो आराम से हम लोग चल जाएंगे, ठीक है ना। समझिएगा। अब क्या हुआ कि 1488 ईस्वी में, कब की बात है? 1488 ईस्वी में यही पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है बाबू? बार्थोलोमियो डियाज। यही पुर्तगाल का एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है ना, बार्थोलोमियो डियाज। पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। अब इसी पुर्तगाल का एक व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज सोचा कि भाई हमको अब देर न करना चाहिए, जल्दी से भारत की खोज के लिए निकलना चाहिए। अब ये बार्थोलोमियो डियाज जो था वो जहाज उठाया और समुद्र में भगवान का नाम लेकर के उतर गया कि अब हमको भारत का पता लगा करके ही दम लेना है। और बार्थोलोमियो डियाज क्या किया कि अपना जहाज निकाला और समुद्र में निकल गया, और इधर से ऐसे घूमते 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 एकदम यहां से घूमते 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 यहां तक बेचारा पहुंच गया, ठीक है ना। बार्थोलोमियो डियाज जब यहां से जहाज लेकर के उतरा तो यहां से घूमते 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 यहां तक पहुंच गया, और यहां के बाद अब उसको पते न लगे कि चूंकि इधर जिधर देखे जिधर पानी ही पानी है, यहीं पर उसको बेचारा को एक स्थल नजर आया, तो यहां पर जाकर के रुका। बार्थोलोमियो डियाज जो है ना वो यहां पे जाकर के रुका। यहां के बाद उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाया कि यहां के बाद हम आगे कैसे जाएं, चूंकि इधर तो पूरा समुद्र ही समुद्र है। तो बार्थोलोमियो डियाज यहां तक पहुंच पाया, ठीक है ना। और मतलब पहला बार जब प्रयास किया तो वो यहां तक पहुंच पाया, और चूंकि यहीं तक उसको अंतिम छोर दिखा, यहां के बाद उसको रास्ता समझ में नहीं आया, इसलिए इस बिंदु को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या कहा जाता है? कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। इसी को हिंदी में कहा जाता है उत्तम आशा अंतरिप। कहते हैं उत्तम आशा अंतरिप, ठीक है ना, अंतरिप। समझिएगा, चूंकि यहां पे आकर के उसको एक उम्मीद जगा था, यहां पे जब वो आया तो उसको उम्मीद जगा कि नहीं, अगर थोड़ा सा और प्रयास करें ना तो हम खोज सकते हैं भारत को। चलो यहां तक तो आए तो कम से कम अफ्रीका के सबसे निचला बिंदु पे आया था। ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका के सबसे निचला बिंदु पे आया था बार्थोलोमियो डियाज, और यहां पे आकर के उसको लगा कि अब इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसका नाम उसने रख दिया केप ऑफ गुड होप,
ठीक है ना, हिंदी में उत्तम आशा अंतरिप कहते हैं। एक आशा की नई किरण जगी कि नहीं हम खोज सकते हैं भारत को, तो यहां तक आया, आशा का एक नया किरण जगा कि मन में कि चलो भाई खोज सकते हैं, इसलिए इस बिंदु का नाम रखा केप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, समझ में आया बाबू? यहां पे एक नया नाम रखाया, क्या? उत्तम आशा अंतरिप। समझ में आ गया ना? यहां तक बताओ, ये बात कब का है? 1488 ईस्वी का बात है। 1488 ईस्वी का बात है कि बार्थोलोमियो डियाज नाव लेके निकला और यहां तक कम से कम पहुंच गया। समझ में आ गया ना? और इस बिंदु का नाम क्या रखा है? केप ऑफ गुड होप। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि केप ऑफ गुड होप क्या है या फिर उत्तम आशा अंतरिप क्या है, तो बता दीजिएगा कि 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा समुद्री रास्तों से भारत का पता लगाने के क्रम में अफ्रीका के सबसे निचले बिंदु पर आकर के वहां पर रुका गया और उसी बिंदु का नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, यहां तक बाबू समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि भारत का पता तो नहीं लग पाया, लेकिन अफ्रीका के एक निचले बिंदु का पता जरूर लग गया। ठीक है ना, भारत का पता नहीं लगा लेकिन अफ्रीका के एक निचले बिंदु का पता जरूर लगा। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि 1488 ईस्वी में ये आया था बार्थोलोमियो डियाज। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये वापस लौट करके गया, कहा कि नहीं भाई हम तो ये यहां तक अफ्रीका के लास्ट बिंदु तक ही गए, वहां के बाद हम नहीं जा पाए। अब 1492 ईस्वी की बात है। 1492 ईस्वी का बात है। 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति फिर प्रयास किया कि चलो अब की में हम भारत का खोज करते हैं और अब की तो पहुंचिए जाएंगे। बार्थोलोमियो डियाजवा गया तो यहीं तक जाकर के रुक गया ना, हम जाएंगे तो भारत का पता लगा करके ही आएंगे। समझ में आ गया ना? समझिएगा, ये यहां से 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था कोलंबस। नाम क्या था? कोलंबस। पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। समझिएगा, पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। हम लिख देते हैं यहां पर, कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए बुक में भी दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर। चाहे चलिए लिख देते हैं भाई, आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। कोलंबस का पूरा नाम, कोलंबस का पूरा नाम, कोलंबस का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस। 1488 ईस्वी में पता लगाया गया किस चीज का? 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा, बार्थोलोमियो डियाज, 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने पता लगाया किसका? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तम आशा अंतरिप। ठीक है ना, ये उत्तम आशा अंतरिप कहां में पड़ता है? तो याद रखिएगा, अफ्रीका में। कहां में? अफ्रीका में। अगर परीक्षा में आ जाए कि कौन से महादेश में उत्तम आशा अंतरिप है, तो बताइएगा अफ्रीका महादेश में। ठीक है ना, उत्तम आशा अंतरिप कहां में है? अफ्रीका में। देख लीजिए ना, यहीं पर ना है केप ऑफ गुड होप, तो यहां पे अफ्रीका है और यहीं पे उत्तम आशा अंतरिप है, तो अफ्रीका में। अब चलिए आगे बताते हैं। 1492 ईस्वी में फिर एक व्यक्ति प्रयास करता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, और अब की बार कोलंबस जहाज लेकर के समुद्र में उतर गया। अब की बार तो हम भारत का पता लगाइए कि रुकेंगे और भारत का पता लगा ही कि हम दम लेंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या किया कि यहां से जहाज लेकर के निकला। ठीक है ना, समझिएगा बाबू, क्रिस्टोफर कोलंबस यहां से जहाज लेकर के निकला। उसको आना चाहिए था नीचे की ओर। जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसको यहां आना चाहिए था, यहां आकर के नहीं इधर भारत जाता बाबू। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ना, वो रास्ते भटक गया। वो नीचे आने के बजाय वो सीधे यहां चला गया। कहां चला गया? इधर, अब ये उत्तरी अमेरिका।
और क्रिस्टोफर कोलंबस सीधे अपना नाव उठाया और उसको नीचे की ओर आना चाहिए था, लेकिन समुद्र में वो रास्ते भटक गया और रास्ता भटक करके वो चला गया इधर। और यहां जब गया तो देखा कि अरे इधर तो आदमी रहता है। और क्रिस्टोफर कोलंबस ना बड़ा खुश हो गया। कोलंबस बड़ा खुश हो गया कि हम भारत का खोज कर लिए। कोलंबस को लगा कि यही भारत है, कोलंबस को लगा कि भारत यही है और बड़ा खुश हो गया। और उसने यहां के लोगों को बोल दिया रेड इंडियन। क्या बोला? रेड इंडियन। यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा। उसको लगा कि भारत यही है, ठीक है ना, तो उसने रेड इंडियन कहा उत्तरी अमेरिका के लोगों को। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है ना। एक्चुअल में वो भारत का खोज नहीं किया था, वो तो चला गया अमेरिका और वहीं के लोगों को समझ लिया कि भारत का लोग है, और वहां के लोगों को क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कहा? रेड इंडियन कहा, ठीक है ना। और फिर जब यहां से वापस आया और वापस आकर के कहा कि हम भारत का खोज कर लिए, हम भारत का खोज कर लिए, पूरा करके हल्ला कर दिया यूरोप में कि हम तो भारत का खोज कर लिए, ठीक है ना। बाद में एक व्यक्ति गया जिसका नाम था बाद में एक व्यक्ति गया अमेरिकी वेस्पूची। अमेरिका एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिकी वेस्पूची। ये वेस्पूची का नाम एग्जैक्ट है अमेरिगो वेस्पूची, ठीक है ना। शुरुआत में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका गया, वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा, वापस आकर के हल्ला किया कि हम भाई अमेरिका का खोज कर लिए, भारत का खोज कर लिए, लेकिन एक्चुअल में वो भारत नहीं था। बाद में एक व्यक्ति ने, ठीक है ना, बाद में एक व्यक्ति ने पता लगाया। उस व्यक्ति का नाम क्या था बाबू? कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस लिखेंगे। इसने अमेरिका का खोज किया, इसने अमेरिका का पता लगाया, इसने अमेरिका का पता लगाया, इसने अमेरिका का पता लगाया, ठीक है ना। कब पता लगाया? 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, ठीक है ना। 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया, ठीक है ना। कहां पढ़ा थी? हाँ, हो गया। बाद में एक व्यक्ति गया जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पूची, ये व्यक्ति था। शुरुआत में कोलंबस को लगा कि यही भारत है, हल्ला कर दिया करके कि यही भारत है, लेकिन बाद में फिर यहां से एक व्यक्ति गया अमेरिगो वेस्पूची और उसने बताया कि नहीं, वो भारत ना है, वो क्या है? अमेरिका है, ठीक है ना। और इसने अपने नाम पर उसका नाम रख दिया था अमेरिका। देखिए इसके शुरुआत में है ना अमेरी है ना कि नहीं है, समझिएगा, अमेरी, और इसी में जोड़ दिया का तो बन गया अमेरिका। तो इसी ने अपने नाम पर अमेरिका का नाम रखा था, ठीक है ना। अमेरिगो वेस्पूची ने अपने नाम पर अमेरिका का नाम रखा, अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिगो ने अपने नाम पर अमेरिका का नाम रखा। तो अब क्या हुआ? अब जो कोलंबस था वो गया, यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा, लेकिन उसको भी सफलता हासिल नहीं हुआ क्योंकि वो भारत की खोज के लिए निकला था और खोज लिया अमेरिका को। लेकिन खैर, कम से कम एक उम्मीद तो जगा कि नहीं रे भाई, हम लोगों के जैसा बहुत सारा देश है। शुरुआत में बार्थोलोमियो डियाज यहां से आया था, यहां अफ्रीका, तो यहां अफ्रीका का खोज किया कि चलो एक देश अफ्रीका भी है, एक महादेश अफ्रीका भी है। बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। अब यूरोप के लोगों को लगने लगा कि लगता है कि दुनिया बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करके हम समुद्र के रास्ते से सबका पता लगा रहे हैं। तो अफ्रीका के बारे में जाना और फिर उधर अमेरिका के बारे में जाना, लेकिन अभी तक भारत का खोज उसने नहीं कर पाया था, ठीक है ना। अभी तक भारत का खोज उसने नहीं कर पाया था, समझिएगा। अब क्या हुआ? भारत की खोज के लिए निरंतर प्रयास जारी था। भारत की खोज के लिए प्रयास तो हमेशा और निरंतर जारी था। अब क्या हुआ कि 1498 ईस्वी का बात है, ठीक है ना। अब बात है 1498 ईस्वी का। कब का बात है? 1498 ईस्वी का बात है। एक व्यक्ति फिर से प्रयास किया कि चलो अब कि हम प्रयास करते हैं और भारत का खोज करके ही आएंगे।
ठीक है ना। और यहां से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा। नाम क्या था? वास्को डी गामा। नाम था वास्को डी गामा। और अब की बार 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आने का पूरा विचार बना लिया। ठीक है ना, भारत आने का पूरा विचार वास्को डी गामा बना लिया। समझ में आ गया ना बाबू? समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो 1498 में वास्को डी गामा अपना नाव लिया और नाव लेकर के यहां से निकला। नाव लेकर के, चूंकि उसको यहां तक आने का रास्ता तो पता था, तो वास्को डी गामा यहां तक आ गया। कहां तक आया? उत्तम आशा अंतरिप तक। चूंकि उत्तम आशा अंतरिप तक आने का रास्ता बार्थोलोमियो डियाज सबको बता दिया था कि बार्थोलोमियो डियाज भाई इधर है। वो तो कोलंबस का रास्ता, जो कोलंबस था वो रास्ता भटक गया तो चल गया अमेरिका। लेकिन वास्को डी गामा को उत्तम आशा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप तक आने का रास्ता तो पता था कि यहां तक तो हम लोग पहुंच सकते हैं। तो वास्को डी गामा यहां तक आया बाबू। कहां तक आया? उत्तम आशा अंतरिप अफ्रीका के निचले बिंदु तक, यहां तक तो पहुंच गया। ठीक है ना। अब यहां के बाद उसको आगे का रास्ता नहीं पता था। ठीक है, वास्को डी गामा को यहां के बाद भारत आने का आगे का रास्ता पता नहीं था। तो यहां पे उसकी भेंट होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। ठीक है ना, अब्दुल मजीद। तो उत्तम आशा अंतरिप पर, केप ऑफ गुड होप पर वास्को डी गामा की भेंट किससे हुई? अब्दुल मजीद से हुई। एक व्यक्ति से हुई, अब्दुल मजीद से। अब अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को सहायता किया कि भारत का रास्ता किधर है। अब्दुल मजीद बताया कि यहां से तुम सीधे चले जाओ और ऊपर की ओर जाना, यहां पे भारत मिल जाएगा। ठीक है ना, यहां से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, यहां पे भारत मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब्दुल मजीद के द्वारा दिशा निर्देशों पर चल करके ये भारत आया। कौन? वास्को डी गामा। और पहली बार भारत पहुंचा यहां पे, पहली बार भारत पहुंचा। और सबसे पहले भारत के कौन से ये राज्य में पहुंचा? केरल में पहुंचा। यहां पे है केरल। सबसे पहले पहुंचा केरल में। और केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। कहां पे पहुंचा? मालाबार तट। मालाबार तट, केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। ठीक है ना। तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहां आया? केरल के मालाबार तट पर। ठीक है ना। और उस बंदरगाह का नाम था कालीकट बंदरगाह। समझिएगा बाबू, क्या नाम था? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। केरल के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। हम पूरा एकदम विस्तार से समझा रहे हैं आपको। 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की, ये 1498 में वास्को डी गामा कहां पहुंचा? ये केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तम आशा अंतरिप पर पहुंचा। और यहां पर अब्दुल मजीद की सहायता से उसने भारत आया। और भारत में कहां आया? केरल में। केरल में कहां? ये कालीकट मालाबार तट पर आया। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे। अगर आप लोग लिखने के शौकीन हैं तो लिखिए। लिखेंगे 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज, भारत की खोज, भारत की खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए निकला। वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए निकला। ठीक है ना, भारत की खोज करने के लिए निकला। और उत्तम आशा अंतरिप पर पहुंचा। उत्तम आशा अंतरिप, जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, यहां पर पहुंचा, उत्तम आशा अंतरिप पर पहुंचा, जहां उसकी भेंट
जहां जहां उसकी भेंट जहां उसकी भेंट जहां उसकी भेंट किससे हुई? जहां उसकी भेंट अब्दुल मजीद से हुई, अब्दुल मजीद से हुई, अब्दुल मजीद से हुई और इसके सहयोग से, इसके सहयोग से वास्को डी गामा भारत पहुंचा, और इसके सहयोग से वास्को डी गामा, और इसके सहयोग से वास्को डी गामा भारत पहुंचा, के सहयोग से वास्को डी गामा कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। भारत के केरल राज्य के, भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह के मालाबार तट पर पहुंचे, बंदरगाह के मालाबार तट पर पहुंचा। ठीक है ना, मालाबार तट पर पहुंचा। अब समझना बाबू, यहां मालाबार तट पर केरल में उस समय एक राजा राज्य कर रहा था जिसका नाम था जमोरिन। ठीक है ना, जहां जमोरिन के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया। ठीक है ना, लिखेंगे जहां स्थानीय शासक, जहां स्थानीय शासक जमोरिन के द्वारा, स्थानीय शासक जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ठीक है ना, भव्य स्वागत किया गया। समझ में आ गया? और ये सब कुछ आपके किताब में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बाबू आपके किताब में लिखा हुआ है। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए, हम आपको बताया ना 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक, देखिए ये नाव बनाया गया, इस तरीके से नाव बना करके समुद्र में उतरा गया था। ठीक है ना, एक साहसी नाविक था। ठीक है ना, वास्को डी गामा, वह उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह है, वहां तक पहुंचा जहां स्थानीय शासक जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। ठीक है ना, यानी कि स्थानीय शासक जमोरिन था ना, उसके द्वारा उसको उन्हें भारत के एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, जब यूरोप वाले को जब किसी भी देश के बारे में पता नहीं था, उन्हें भारत को कैसे जानते थे और वहां व्यापार भी करते थे? व्यापार करते थे बाबू। अब समझिए, आप अभी तक शायद नहीं समझ पाए हम आपको क्या बोल रहे हैं। यहां पे ये लोग शॉर्टकट मार करके यहां से भारत से व्यापार करते थे, लेकिन उनको जब ये रास्ता बंद किया गया तब उनको पता नहीं था कि भारत किधर है। वो भारत का एक नया रास्ता पता किए। भारत की खोज करना, यानी कि भारत का खोज करना मतलब ऐसा नहीं समझिए कि भारत कोई भुलाइल जगह था, भारत कहीं पे भूला गया था और उसको लोगों ने खोज लिया। नहीं, भारत का खोज करना मतलब भारत जाने के लिए एक नए रास्ते का खोज करना, ये समझिए आप। भारत का खोज करना मतलब भारत जाने के लिए एक नए रास्ते का खोज करना, उसी को कहते हैं भारत का खोज करना। आप लोग समझते नहीं है। ठीक है ना, अमेरिका तो पहले से था ना, लेकिन अमेरिका का खोज किया, कहने का मतलब अमेरिका जाने के लिए नया रास्ता का खोज किया। लोगों को जानकारी हुआ कि अमेरिका है, लोगों को पता चला कि अब भारत यहां पे है। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं भौगोलिक खोज। तो प्यारे बच्चों, अब आपको बताए थे अब्दुल मजीद की भेंट वास्को दी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उससे भारत आया। आपको बताए थे ना कि केप ऑफ गुड होप, जहां पर अब्दुल मजीद से भेंट हुई और उसके बाद वो भारत पहुंचा। अब जब वास्को डी गामा भारत पहुंच गया तो कुछ दिनों तक भारत में रहा, और भारत में जो सुंदर सुंदर सामान था ना, बढ़िया बढ़िया जो सामान था, उसको यहां से खरीद लिया। समझिएगा, यूरोप के लोग ना व्यापारी दिमाग के शुरू से होते थे, बिजनेसिया दिमाग के लोग होते थे। यूरोप के लोग बिजनेस दिमाग वाले होते थे।
अब जो यहां वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा यहां से कुछ सामान खरीदा और सामान खरीद के अपने नाव में लोड कर लिया और नाव में लोड करके उसको ले गया यूरोप। कहां ले गया? यूरोप ले गया। समझिएगा बाबू जरा ध्यान से। वास्को डिगामा यहां तो पहुंच गया, कुछ दिनों तक यहां पे रहा और जब जाने लगा तो अपने नाव पर ढेर सारा सामान लोड किया और लोड करके अपना चला गया यूरोप। जब यूरोप वापस गया तो यहां से भारत से जो सामान ले गया था, इस सामान को 26 गुना महंगे दामों पर यूरोपीय बाजार में बेचा। जो सामान भारत में 1 रुपया में खरीदा था, उस सामान को जाके यूरोप में 26 रुपया में बेचा। समझ रहे हैं ना? 26 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया वास्को डिगामा। इसलिए तो भारत का खोज करना चाह रहा था कि भाई बिजनेस कर सके हम वहां से। तो अब क्या हुआ कि वास्को डिगामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। समझ में आ गया ना? 26 गुना मुनाफा देकर के यूरोपीय बाजार में उसको बेच दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो और कोलंबस के बारे में बता ही दिए कि अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। ये सब तो बताइए दिया आप लोगों को। बाद में एक व्यक्ति था अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। ये सब हम आपको बता दिए, ठीक है ना? और अब क्या हुआ, जब सब लोगों को पता लग गया धीरे धीरे कि अमेरिका भाई इधर है, भारत को जाना है तो इधर से घूम के जाना पड़ेगा, अफ्रीका का पता लगाया। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैगलन। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैगलन। वह 1519 ईस्वी में नाव लेकर के निकला और कहा कि अब हम पूरा दुनिया को घूम करके आएंगे। तुम लोग तो खाली भारत अमेरिका घूम के आए ना, अब हम पूरा दुनिया का चक्कर लगा करके आएंगे। और 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि मैगलन जो है वो जहाज लेकर के समुद्र में उतर गया और कहा कि आते हैं पूरा दुनिया घूम करके। और मैगलन 1519 ईस्वी में समुद्र लेकर के जहाज में उतरा और पूरे दुनिया का चक्कर लगाया और सब लोगों के भ्रम को तोड़ा कि दुनिया चपटी है, पृथ्वी चपटी है। तब बताया कि अरे पृथ्वी का तो कोई और छोर नहीं है, जहां तक चल जाओ वहां तक पृथ्वी है, ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पे एक महादेश है बाबू, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए यहां पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का पता किसने लगाया? ऑस्ट्रेलिया का पता किसने लगाया? याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया का पता, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया का पता यहीं से आया और यहां से ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया। ऑस्ट्रेलिया का पता किसने लगाया? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का पता किसने लगाया? कैप्टन कुक ने। किसने? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया तो बताइएगा कैप्टन कुक ने। किसने? कैप्टन कुक। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया कैप्टन कुक ने, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया का पता किसने लगाया? कैप्टन कुक ने। ये सब चीजें ना आप लोग याद रखिएगा, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया, ठीक है? अब उसके बाद क्या क्या चीज है? अच्छा, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया, न्यूजीलैंड का भी पता लगाया। उसके बाद सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। यानी कि अब लगातार लोग अलग अलग देशों का पता लगा रहे थे, ठीक है ना? और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। यानी कि पूरी दुनिया के बारे में सबसे पहले जानकारी किसको हुआ? यूरोप के लोगों को ही हुआ, ठीक है ना? यानी कि अब यूरोप के लोग जो थे, ये यूरोप के लोग जो थे, इनको पूरी दुनिया के बारे में पता लग गया था कि भाई पूरा दुनिया बड़ा है। और अमेरिका का भी पता लग गया, ऑस्ट्रेलिया का भी पता लग गया, भारत का भी पता लग गया, अफ्रीका का पता लगाइए लिए थे। तो अब लगभग ये यूरोप के लोगों को पूरी दुनिया का पता लग गया था। अब यूरोप के लोग जानने लग गए थे कि भाई दुनिया छोटा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो अब जो है वो यूरोप के लोगों को जब दुनिया के बारे में पता लगा, अब यूरोप के लोग धीरे धीरे दुनिया पे अपना अधिकार करना शुरू करेंगे बिजनेस पर्पस से।
अब यूरोप के लोग निकलेंगे और सोचेंगे कि अमेरिका को भी गुलाम बना लेते हैं, इधर भारत को भी गुलाम बना लेते हैं, सबको गुलाम बनाते हैं और खूब वहां से व्यापार करेंगे। अब लोग धीरे 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 व्यापार करना शुरू करेंगे। तो अब भौगोलिक खोज तो हो गया है। अब भौगोलिक खोज होने के बाद अब तो सब देश का पता चल गया, भौगोलिक खोज हुआ। अब भौगोलिक खोज के बाद क्या परिणाम निकलेगा इसका, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला क्लास हमारा प्यारे बच्चों यही है, भौगोलिक खोज। ठीक है ना, अगला क्लास हमारा यही है, भौगोलिक खोजों के परिणाम। आज हम आपको भौगोलिक खोज के बारे में पूरा बता दिए। अब अगली क्लास में भौगोलिक खोज के परिणाम बताएंगे कि भौगोलिक खोज तो हो गया, अब इसका क्या परिणाम निकला इसके बारे में जरा देखिए। समझ में आ गया ना, भौगोलिक खोज तो हो गया लेकिन अब इसका क्या परिणाम निकला, अब इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त किया जाए। उम्मीद है बहुत बढ़िया लगा होगा क्लास। बताओ कमेंट करके कैसा लगा क्लास, बताओ बाबू, क्लास आप लोगों को कैसा लगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। ये जी, उम्मीद था कि आप लोगों को बढ़िया ही लगेगा, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही मन लगा करके आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है ना, कल हम आपको बताएंगे कि अब भौगोलिक खोज का क्या परिणाम हुआ, भौगोलिक खोज के परिणाम के बारे में कल आपको बताएंगे। आप लोग घर पर एक बार फिर से इस क्लास को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।